हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हमने देखा कि स्विंग इक्वेशन क्या होती है। स्विंग इक्वेशन मल्टी मशीन सिस्टम में कैसे यूज़ होती है। और अब हम देखेंगे स्टीडी स्टेट स्टेबिलिटी क्या होती है और स्टीडी स्टेट स्टेबिलिटी को स्विंग इक्वेशन से कैसे हम निकालते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्टीडी स्टेट स्टेबिलिटी। स्टीडी स्टेट स्टेबिलिटी में हम पढ़ते हैं कि लेट इनिशियली सिस्टम इज डिलीवरिंग पावर विदाउट एनी डिस्टरबेंस। ऐसा हम मान लेते हैं कि सिस्टम बिना किसी डिस्टरबेंस के पावर डिलीवर कर रहा है। तो हमको पता है कि अगर कोई डिस्टरबेंस नहीं है तो पी एम इज इक्वल टू पी होता है। तो पी एम अगर पी के बराबर है यानी कि रोटर सिंक्रोनस स्पीड से मूव कर रहा है। रोटर सिंक्रोनस स्पीड से मूव कर रहा है तो रोटर में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। ये मेरा डायग्राम है, ये एक जनरेटर है ई डेल्टा, आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पर मैं लोड मान लेता हूँ। तो ये मैं पहले देख चुका हूँ। P इज इक्वल टू ई वी अपॉन एक्स साइन डेल्टा। ई वी अपॉन एक्स साइन डेल्टा, जहाँ ई मेरा जनरेटर का वोल्टेज है, वी लोड का वोल्टेज है, एक्स बीच का रिएक्टेंस है और डेल्टा रोटर एंगल है। ये जो डेल्टा है ये रोटर एंगल है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, अगर मैं मान लेता हूँ इफ डेल्टा नॉट इज इक्वल टू इनिशियल रोटर एंगल, तो P इज इक्वल टू ई बी बाई एक्स साइन डेल्टा में जब हम इस वैल्यू को रखेंगे तो P नॉट हो जाएगा ई बी बाई एक्स साइन डेल्टा नॉट। डेल्टा नॉट को मैंने इनिशियल एंगल रोटर एंगल लेकर रखा है, तो इसी को मैं पी मैक्स साइन डेल्टा नॉट लिख सकता हूँ अगर ई बी बाई एक्स को मैं पी मैक्स लिख लूँ। क्योंकि मुझको पता है कि पी एम क्या होता है, पी एम होता है पी मैक्स साइन, पी मैक्स साइन करके मुझे मिल जाएगा। तो अब चूंकि यहाँ पर कोई डिस्टरबेंस नहीं है और रोटर मेरा सिंक्रोनस स्पीड से घूम रहा है, तो इसमें मैंने देखा था कि पी नॉट और पी एम दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहीं पर ये लिखा हुआ है दिस इज सेम एज मैकेनिकल पावर पी एम। मैकेनिकल पावर पी एम बराबर हो जाएगा। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि पी एम इज इक्वल टू ई वी अपॉन एक्स साइन डेल्टा नॉट। ये हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं कि अगर किसी डिस्टरबेंस की वजह से, और मैं ये पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर कोई डिस्टरबेंस आएगा तो या तो रोटर एक्सिलरेट करेगा या रोटर डी एक्सिलरेट करेगा। तो ऐसा हम मान लेते हैं कि रोटर एंगल में कोई चेंज होगा। वो यहाँ पर देख रहे हैं आप, रोटर एंगल में कोई चेंज हो गया, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा नॉट प्लस डेल डेल्टा। अब रोटर एंगल में चेंज होगा तो इसको मैं पुट कर देता हूँ और मेरी इलेक्ट्रिकल पावर पीई कोई एक पर्टिकुलर रोटर एंगल पर ई बी बाई एक्स साइन डेल्टा नॉट प्लस डेल डेल्टा लिख सकते हैं इसको हम। ये मेरा रोटर एंगल में चेंज है। तो यहाँ पर मैं साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाऊं तो साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो आप देख रहे होंगे ई बी बाई एक्स साइन डेल्टा नॉट कॉस डेल्टा डेल्टा, कॉस डेल्टा नॉट साइन डेल्टा डेल्टा। और ये मेरी कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल पावर है। पहले मैंने देखा था कि लोड एंगल डेल्टा नॉट पे जो इलेक्ट्रिकल पावर थी वो मैकेनिकल पावर के बराबर थी क्योंकि कोई भी एक्सेलरेशन नहीं था। नाउ अब मैं देखता हूँ कि मुझे पता है कि स्टीडी स्टेट स्टेबिलिटी जो है वो वेरी स्मॉल डिस्टर्बेंस के लिए कंसीडर की जाती है। वेरी स्मॉल डिस्टर्बेंस का मतलब है ये जो मेरा डेल्टा डेल्टा है ये बहुत छोटा है। और अगर डेल्टा डेल्टा बहुत छोटा है तो हम इसको लगभग ज़ीरो के अक्रॉस मानते हैं, जीरो से बहुत थोड़ा सा बड़ा। तो ऐसा देखने में इसको कॉस डेल डेल्टा को 1 लिख सकते हैं और साइन डेल डेल्टा को हम डेल डेल्टा ही लिख सकते हैं, कोई बहुत थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर पुट करने के बाद कॉस डेल डेल्टा को 1 पुट करने के बाद और साइन डेल डेल्टा को डेल डेल्टा पुट करने के बाद जो इक्वेशन आ रही है ई बी बाई एक्स साइन डेल्टा नॉट प्लस कॉस डेल्टा नॉट डेल डेल्टा। ठीक है, तो ये ओपन होने के बाद हो जाएगा पी ई बी बाई एक्स साइन डेल्टा नॉट प्लस ई बी बाई एक्स कॉस डेल्टा नॉट इंटू डेल डेल्टा। तो आप यहाँ पर देखिए ये ई बी बाई एक्स साइन डेल्टा नॉट, इस टर्म से हम परिचित हैं। ये टर्म क्या है, ये प्रीवियस वही टर्म है। ये देखिए आप यहाँ पर आया था ई बी बाई एक्स साइन डेल्टा नॉट, ये वही टर्म है। इसको मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँगा, पी लिख सकता हूँ इसको या पी एम लिख सकता हूँ। पी एम क्या, पी है ई बी बाई एक्स साइन डेल्टा नॉट। तो इसका मैं अगर
डिफरेंशियल पी नॉट है, यहाँ पर आप देख लीजिए पी नॉट है। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले लूँ डेल पी बाई डेल डेल्टा एट डेल इक्वल टू डेल नॉट, तो क्या हो जाएगा ई बी बाई एक्स कॉस डेल्टा नॉट। अब देख लीजिए इसको मैं वन टाइम डिफ्रेंशिएट कर दूं डेल डेल्टा से और डेल्टा को डेल नॉट रख लूं तो ये मेरा आ जाएगा। तो ये यहाँ पर यही लिखा हुआ है P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस ई बी बाई एक्स कॉस डेल्टा डेल डेल्टा, इसको मैंने अलग कर लिया। इसको अलग करने के बाद ये यहाँ पर यही आ गया P इक्वल टू पी नॉट प्लस डेल पी ई अपॉन डेल डेल्टा वन डेल्टा इक्वल टू डेल्टा नॉट, जिसकी वैल्यू ये है इंटू डेल डेल्टा। और यहाँ पर ये बात याद रखनी पड़ेगी कि यहाँ पर डेल डेल्टा हमने रेडियन में ले रखा है, इसको हमने डिग्री में ना लेके रेडियन में ले रखा है। तो अब हमको पता है हमारी स्विंग इक्वेशन, आगे देख लीजिए। नाउ फ्रॉम स्विंग इक्वेशन एम डी स्क्वायर डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम माइनस पी, और यहाँ पर मैं इस पी की वैल्यू को पुट करने जा रहा हूँ। ये जो पी की वैल्यू है इसको मैं यहाँ पर पुट करने जा रहा हूँ। तो आप देख लेते हैं एम डी स्क्वायर डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम माइनस में पी नॉट माइनस डेल पी अपॉन डेल डेल्टा वन डेल्टा इक्वल टू डेल्टा नॉट डेल डेल्टा। ठीक है, ये वैल्यू इससे मैं परिचित हूँ, अभी मैंने देखा था डिफ्रेंशिएशन करके। और चूंकि पी नॉट ही पी एम था, क्योंकि जब रोटर में कोई भी डिस्टरबेंस नहीं था तो रोटर एक्सीलरेशन और डिसिलेशन की फेज़ में नहीं था, उस समय मैकेनिकल पावर और इलेक्ट्रिकल पावर बराबर थी। तो पी एम और पी नॉट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और यहाँ पर हमको सीधे सीधे मिल जाएगा एम डी स्क्वायर डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डी पी डेल डेल्टा अपॉन डेल डेल्टा डेल्टा इक्वल टू डेल्टा नॉट। तो ये एक बार और हम देख लेते हैं कि इसको ये इस डेल्टा को हमको बदलना है डेल डेल्टा में, क्योंकि ये डेल्टा में है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन डेल्टा में है। तो इसको डेल डेल्टा में कैसे बदलेंगे, यहाँ से बदलेंगे। नाउ डेल्टा इज इक्वल टू डेल नॉट प्लस डेल डेल्टा। तो अगर मैं इसका वन डेरिवेटिव करूँ डेल डेल्टा बाई डेल टी तो क्या हो जाएगा डी डेल डेल्टा नॉट अपॉन डी डेल डेल्टा अपॉन डी टी। ये डेल्टा नॉट क्या है, कांस्टेंट है। जो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेशन जीरो हो जाएगा। तो इसी तरीके से इसका सेकंड डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी स्क्वायर डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर डेल डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर। तो इसको अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ तो ये मेरा आ जाएगा एम डी स्क्वायर डेल डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर प्लस डेल्टा पी डेल डेल्टा डेल्टा नॉट डेल्टा इक्वल टू डेल्टा नॉट डेल डेल्टा इक्वल टू ज़ीरो। तो आप इसको देख पा रहे होंगे, थोड़ा से टर्म कंफ्यूजिंग से हैं, लेकिन आप इसको ज़रा ढंग से देख लीजिए तो ये बात और यहाँ पर क्लियर होती है कि ये जो वैल्यू है ये क्या है, ये है, अभी देख लेते हैं इसको ऊपर, ये वैल्यू है हमारी ई बी बाई एक्स कॉस डेल्टा। ई बी बाई एक्स कॉस डेल्टा, आप देख लीजिए कि वोल्टेज फिक्स है, ई फिक्स है, एक्स फिक्स है और डेल्टा नॉट भी फिक्स है, क्योंकि डेल्टा नॉट एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये पूरा का पूरा एक कांस्टेंट है, तो इसको मैं कांस्टेंट की तरह यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको के ले लेता हूँ। लेट डेल पी अपॉन डेल डेल्टा डेल्टा इक्वल टू डेल्टा नॉट इक्वल टू कांस्टेंट टर्म कोई मान लीजिए के है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे आसानी होगी, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। तो यहाँ पर m, चूँकि हाँ अब इसमें क्या है कि ये डेल्टा में आ जाएगा, ये जो आपको डेल का साइन दिख रहा है, चूँकि डी और डेल में यही अंतर है कि डेल बहुत छोटे इसके लिए यूज होता है, बहुत छोटे चेंजेस के लिए, और डी बड़े चेंजेस के लिए। तो हम अब डेल डेल्टा में बात करने लगे हैं, डेल डेल्टा में बात कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, डेल्टा लगाना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, डी और डेल्टा का अंतर आपको पता होगा, मैथमेटिक्स में यूज होता है। तो एम डेल स्क्वायर डेल्टा डेल्टा बाई डेल टी स्क्वायर प्लस के डेल्टा जीरो इक्वल टू ज़ीरो है। तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि डेल स्क्वायर डेल डेल्टा बाई डेल टी स्क्वायर प्लस के बाई एम इक्वल टू इंटू डेल डेल्टा बाई ज़ीरो। तो ये इक्वेशन किस तरीके से डी स्क्वायर प्लस के करके है, तो आप इसका सोल्यूशन जानते होंगे। इसका सोल्यूशन देखिए आप किस तरीके से होगा, डी स्क्वायर प्लस के बाई एम डेल डेल्टा। ये ऐसे ही, इसको अगर मैं ढंग से देखूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ डी स्क्वायर डेल डेल्टा। इसको अगर मैं ढंग से देखूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ डी स्क्वायर डेल डेल्टा प्लस, और ये के बाई एम डेल डेल्टा है, तो डेल डेल्टा बाहर जब आ जाएगा तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस के बाई एम डेल डेल्टा इक्वल टू ज़ीरो। इसके दो रूट होंगे, डी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस के बाई एम। ये क्या होगा, डी स्क्वायर प्लस के बाई एम इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा,
डी स्क्वायर प्लस के बाई एम इक्वल टू 0, तो डी स्क्वायर हो जाएगा माइनस के बाई एम और डी हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस के बाई एम। तो अब इसमें मैं देख लेता हूँ कि अगर 3 केस बनेंगे, के इक्वल टू 0 हो सकता है, के लेस देन इक्वल टू 0 हो सकता है और के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है। तो अगर के लेस देन इक्वल टू 0 है, यानी कि ये पूरी वैल्यू डेल पी अपॉन डेल डेल्टा, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा नॉट लेस देन इक्वल टू 0 है, तो डी के रूट्स रियल होंगे। और रियल होने पे सॉल्यूशन क्या होगा, डेल डेल्टा इज इक्वल टू जी ई टू दी पावर माइनस के बाई एम टी, C1 सॉरी जी नहीं है, C1 प्लस C2, कोई दो कांस्टेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ले लेते हैं हम, C1 ई टू दी पावर माइनस के बाई एम टी और C2 ई टू दी पावर माइनस के बाई एम टी अंडर रूट में। तो अब इसमें क्या देखते हैं कि ये डेल डेल्टा और टी का अगर मैं ग्राफ खींचूं तो ये टाइम के साथ बढ़ता जाएगा। ये देखिए आपको ग्राफ दिख रहा होगा टाइम के साथ बढ़ता हुआ, यानी कि ये बाउंडेड नहीं है। और बाउंडेड नहीं है, बाउंडेड ना होने का मतलब क्या है, बाउंडेड ना होने का मतलब है कि ये अनस्टेबल है, क्योंकि एक बार ये अपनी पोजीशन, ये हमेशा बढ़ता जाएगा, ये कभी भी बाउंड्री में नहीं आएगा। इसीलिए ये सिस्टम हमारा के लेस देन 0 पे अनस्टेबल हो जाएगा। और इस कैटेगरी में डेल्टा कहाँ लाई करेगा, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में। डेल्टा हमारा 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में लाई करेगा, तो ये सिस्टम हमारा अनस्टेबल हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ सेकेंड सिस्टम की, के ग्रेटर देन 0, तो के ग्रेटर देन 0 का मतलब है डेल पी अपॉन डेल डेल्टा, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा नॉट ग्रेटर देन 0। ऐसी स्थिति में कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे और कॉम्प्लेक्स रूट क्या हो जाएंगे, डी इक्वल टू के प्लस माइनस जे अंडर रूट के बाई एम, क्योंकि माइनस वैल्यू होगी के की, यहाँ पर पॉजिटिव है तो माइनस के निगेटिव हो जाएगा और -1 को हम जे लिख सकते हैं। यहाँ पर जो सोल्यूशन मिलेगा वो मिलेगा डेल डेल्टा इक्वल टू C1 कॉस ऑफ अंडर रूट के बाई एम प्लस C2 साइन ऑफ अंडर रूट के बाई एम टी। तो ये मेरा बाउंडेड सिस्टम मिलेगा। और बाउंडेड सिस्टम का मतलब है स्टेबल है, क्योंकि हमने देखा था ये बाउंडेड सिस्टम का मतलब है स्टेबल है। आपको लग रहा होगा कि ये मार्जिनली स्टेबल है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जो डैम्पिंग टॉर्क होता है पिक्चर में, डैम्पिंग टॉर्क क्या करता है, छोटे ऑसिलेशंस को डैम्प आउट करता है। तो ये डैम्पिंग टॉर्क की वजह से हमारा जो सिस्टम है ये डैम्प आउट हो जाएगा और ये हमारा पहले बड़े फिर इस तरीके से ये डैम्प आउट हो जाएगा। तो ये सिस्टम हमारा कैसा हो जाएगा, स्टेबल सिस्टम हो जाएगा। और स्टेबल सिस्टम में डायग्राम में कभी कभी ये फ्रीक्वेंसी पूछता है न्यूमेरिकल्स में, तो आप इस फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन के न्यूमेरिकल को, इसके वैल्यू को याद रखेंगे। ओमेगा क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ डेल पी अपॉन डेल डेल्टा, डेल्टा इक्वल डेल्टा नॉट बाई कैपिटल एम। ये जो के बाई एम है ना, अंडर रूट के बाई एम, यही हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन हो जाएगा। और आखिरी केस है के इक्वल टू 0, तो के इक्वल टू 0 में मार्जिनली स्टेबल हो जाएगा सिस्टम हमारा, डेल्टा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो हमको यहाँ पर ये पता चल गया कि डेल्टा लेस देन 90 डिग्री में हमारा सिस्टम स्टेबल होगा, डेल्टा ग्रेटर देन 90 में हमारा सिस्टम अनस्टेबल होगा और डेल्टा इक्वल टू 90 में हमारा सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होगा। तो इसलिए आप जब डायग्राम देखेंगे तो अगर मैं पी मैक्स साइन डेल्टा का ग्राफ खींचूँ पी और डेल्टा के बीच में, तो ये मुझको ऐसा मिल रहा है। और इसका ये जो 90 डिग्री से डेल्टा लेस है, ये मेरा पूरा स्टेबल रीजन है। तो ये यहाँ पर दिखाया भी हुआ है कि ये स्टेबल रीजन है और पी मैक्स है। अब हम आप ये देखिए कि ये इस पी मैक्स से ज़्यादा नहीं हो सकता, हमारा जो भेजा जाने वाला पावर पी मैक्स से ज़्यादा नहीं हो सकता। पी मैक्स से ज़्यादा अगर होगा तो सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। अब हमको स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी में अगर ज़्यादा पावर बढ़ानी है तो हमको स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी की लिमिट बढ़ानी पड़ेगी। और स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी की लिमिट बढ़ाने के लिए हम कुछ मेथड्स को यूज़ करते हैं जो यहाँ पर आगे दिखाए गए हैं, मेथड टू इम्प्रूव स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी। तो आप हमको पता है पी मैक्स क्या होता है, ई बी अपॉन एक्स। यहाँ बी कांस्टेंट है तो हम ई में या एक्स में चेंज कर लें, तो वही यहाँ पर है, वी कैन इंक्रीज ई बाय इंक्रीजिंग एक्साइटेशन। तो हम एक्साइटेशन बढ़ा दें तो हमारा कैपिटल ई इंक्रीज़ कर जाएगा। और एक्साइटेशन में भी हम ओवर एक्साइटेशन का यूज़ करते हैं, ओवर एक्साइटेशन में एक्साइटेशन ज़्यादा हो जाएगा तो कैपिटल ई बढ़ जाएगा। दूसरा मेथड है या तो हम एक्स को डिक्रीज़ कर लें, तो डिक्रीज़ एक्स रिएक्टेंस को डिक्रीज़ कर लें। तो ये पावर सिस्टम में हमने पढ़ा था, पावर सिस्टम का जो पहला था कि ट्रांसमिशन वाले में, कि हम कंडक्टर की बंडलिंग कर सकते हैं। कंडक्टर की बंडलिंग करने से हमारा
रिएक्टेंस घट जाता है। इसी तरीके से डबल सर्किट लाइन को यूज़ करने से हमारा रिएक्टेंस घट जाता है। और सीरीज़ कंपनसेशन को भी हम यूज़ कर सकते हैं। सीरीज़ कंपनसेशन, जब आप कंपनसेशन पढ़ेंगे तो उसमें क्लियरली पढ़ेंगे कि कंपनसेशन क्या होता है। तो उसमें सीरीज़ कंपनसेशन यूज़ करके हम अपनी स्टेबिलिटी को, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। एक और एडिशनल मेथड होता है एसबीसी को यूज़ करके। एसबीसी आपने ट्रेनिंग के दौरान देखा था, बाय यूजिंग एसबीसी। तो एसबीसी क्या होता है? स्टैटिक बीएआर कंपनसेटर। ये क्यू को इंजेक्ट करता है पर पी नहीं लेता है, यानी कि रिएक्टिव पावर को इंजेक्ट करता है पर रियल पावर एब्जॉर्ब नहीं करता। तो रिएक्टिव पावर इंजेक्शन की वजह से, चूंकि ये बीच में लगाया जाता है, ट्रांसमिशन लाइन के बीच में लगाया जाता है, अगर ये कहीं ट्रांसमिशन लाइन है तो बीच में सेंटर पे लगा देते हैं, तो ये क्या करता है? रिएक्टेंस को आधा कर देता है। जिस तरीके से आधे में, अगर हाफ में लगाएंगे तो रिएक्टेंस को आधा करेगा, अगर उसी हिसाब से किसी पोर्शन में लगाएंगे तो उस हिसाब से रिएक्टेंस को कम कर देगा। और रिएक्टेंस कम हो जाने से आपका पावर लिमिट बढ़ जाएगा। तो ये हमारे स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी को लिमिट बढ़ाने वाले फैक्टर हैं, एक इंक्रीज़ ई और एक डिक्रीज़ एक्स। तो इसमें ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें हमने देखा कि 3 केस होते हैं, और इससे पहले एक सिंपल सा डेरिवेशन है, आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए कि डेरिवेशन में क्या था। पहले हमने सिंपल इक्वेशन ले ली थी, और जो इक्वेशन हमारी यूज़ होती है P इक्वल टू EV/x साइन डेल्टा, इसमें हमने डेल्टा नॉट बिल्कुल इनिशियल कंडीशन ले ली। जब डिस्टर्बेंस नहीं है तो ये PE नॉट और PM बराबर हो जाएंगे। उसके बाद फिर हमने डिस्टर्बेंस लिया डेल्टा इक्वल टू डेल्टा नॉट प्लस डेल डेल्टा, और इसको यूज़ करते हुए साइन की इक्वेशन को बढ़ाया। साइन की इक्वेशन को बढ़ाने के बाद, चूँकि डेल डेल्टा बहुत छोटा है, डेल डेल्टा बहुत छोटा है, इसका मतलब है कि डेल डेल्टा लगभग 0 के बराबर है, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो हमने कॉस को 1 किया, डेल्टा साइन डेल डेल्टा को डेल डेल्टा ही रखा, क्योंकि 0 नहीं लेंगे, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हुआ ही होगा। और ये डिस्टर्बेंस स्मॉल हमने लिया स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी के लिए, और इसको बढ़ाते हुए हमको ये वैल्यूज़ मिली। और इन वैल्यूज़ के बाद हमें 3 केस मिले, ये हम धीमे धीमे सॉल्व करते हुए। तीनों केसेस में मैंने देख लिया कि अगर k लेस देन 0 है तो हमारा सिस्टम अनस्टेबल है, k ग्रेटर देन 0 और k इक्वल टू 0 पे सिस्टम स्टेबल है। ठीक है, तो इस डेरिवेशन को आप ढंग से पढ़ लीजिए। स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी का डेरिवेशन आपके सिलेबस में इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस की कैटेगरी में है। ठीक है, आप इसको रट लीजिए और इसको तैयार करते रहिए। ओके, थैंक यू।